हमारा नजरिया है कि हम यहां शांति चाहते हैं। हमने प्रशासन की शुरुआत से ही सक्रिय रूप से शांति की कोशिश की है। रूसियों को यहां की हकीकत समझकर स्वीकार करनी होगी। कई लोग मर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए बहुत कम है। वे और कितने लोगों को खोने के लिए तैयार हैं, वे और कितने लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। वहां जमीन पर सैन्य लाभ के नाम पर बहुत कम, अगर कुछ भी हासिल हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका जवाब उम्मीद है कि ज्यादा नहीं होगा। निश्चित रूप से हमारा रवैया यहां यही है कि हम शांति के लिए लगातार काम करते रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि रूसी वास्तव में जमीन पर मौजूद हकीकत को समझेंगे, जमीन पर मौजूद हकीकत को समझें। क्या आपने अभी देखा? यह एक स्पष्ट संदेश था जिसमें कोई व्याख्या की जगह नहीं थी। यह कोई आम आदमी नहीं था जिसने यह कहा, बल्कि डी वांस थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जो आखिरी दिन 28 सितंबर को सीधे मॉस्को की ओर देख रहे थे। अब जरा सोचिए कि उन्होंने अभी क्या कहा। रूसी लोगों को सच स्वीकार करना चाहिए। कई लोग मर रहे हैं और उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। ये कड़े शब्द सीधे अमेरिका से आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी ज्यादा प्रभावी क्या है? ऐसा सोचने वाले सिर्फ अमेरिकी नहीं, रूसी भी, जैसा कि कई लोग सोचते हैं, इसके विपरीत हैं। मैं आम रूसी लोगों की बात कर रहा हूँ। वे न सड़कों पर घूमते हैं, न छुपे विरोधी हैं। वे महत्वपूर्ण लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे लोग जो सीधे रूसी सरकार से जुड़े हैं, ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा पुतिन का बचाव किया है, ऐसे लोग जो कुछ दिन पहले तक यह कहने की हिम्मत नहीं करते थे जो अब वे कह रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब आप सुनेंगे कि इन लोगों ने क्या कहा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूस किस बड़े गड्ढे में फंस गया है। आप वो डरावने आंकड़े देखेंगे जो वे देख रहे हैं, और शायद आप पूरी तरह से अपनी राय बदल लें कि इस युद्ध में असली जीत किसकी हो रही है। आइए शुरू करते हैं कि ये लोग कौन हैं। पहली है तातियाना मोंटियन। वह कोई आम इंसान नहीं है। मोंटियन एक पेशेवर प्रचारक के रूप में काम करती हैं। उन्हें क्रेमलिन, रूसी सरकार का बचाव करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। उनका काम सचमुच वही दोहराना है जो पुतिन रूसी लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। सालों तक उन्होंने यही किया। उन्होंने लोगों को यह यकीन दिलाया कि युद्ध अच्छी तरह चल रहा है, कि जीत आने वाली है। लेकिन 22वीं बदल गई। इंटरव्यू दिया और सारे नियम। मोंटियन ने कहा कि दूसरी बार जब्ती होने वाली है, और क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? कि रूसी सरकार लोगों को जबरदस्ती सैनिक बना रही है। रूस ने यह पहले ही 2022 में एक बार कर चुका है, और यह एक आपदा थी। परिवार बहुत नाराज थे, विरोध प्रदर्शन हुए, और उन्होंने लगभग पुतिन को हटा ही दिया था। मोंटियन जब फिर से लामबंदी की बात करती हैं, तो वो पुतिन के लिए राजनीतिक रूप से खतरनाक चीज की ओर इशारा करती हैं। लेकिन सवाल है कि कौन है? वह इससे भी आगे गई। उन्होंने कहा कि दूसरी बार लामबंदी तभी नहीं होगी अगर रूस को कोई बड़ा सैन्य सफलता मिल जाए। और फिर सबसे कठोर हिस्सा आया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह सफलता शायद नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि सितंबर में रूसी हमला काफी धीमा हो गया था। और इससे भी बुरा, उन्होंने कहा कि रूस ने शायद अपने आखिरी सैनिकों का भी इस्तेमाल कर लिया है। इन बयानों के वजन के बारे में थोड़ा सोचिए। आखिरकार क्रेमलिन की एक प्रचारक यूं ही आखिरी भंडारों की बात नहीं करती। वह रूसी जनता को तैयार कर रही हैं। वह बिना कहे यह कह रही हैं कि भयानक खबरें आने वाली हैं, क्योंकि अगर भंडार खत्म हो गए हैं तो पुतिन के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। या तो वह अपना विशेष अभियान रोक दें या फिर से लामबंदी करें। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये दोनों ही विकल्प उनके लिए राजनीतिक दुस्वप्न हैं। लेकिन मोंटियन अकेली नहीं है। पिछले दिन 21 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण नाम ने बात की, दिमित्री रोगोजिन। इस आदमी का करियर बहुत प्रभावशाली है। यह रूस का उप प्रधानमंत्री रहा है, रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रमुख रहा है, और आज जापोरिजिया के कब्जे वाले क्षेत्र में रूसी सीनेटर है। सालों तक रोगोजिन ने रूस की तकनीकी श्रेष्ठता का ढिंढोरा पीटा। वह कहता था कि रूस के पास सबसे अच्छे हथियार हैं, सबसे अच्छा उपकरण है, लेकिन अब वह सच स्वीकार कर रहा है। एक इंटरव्यू में रोगोजिन ने कहा,
कि रूसी पक्ष में सिर्फ रूस है, लेकिन यूक्रेनी पक्ष में उच्च तकनीक वाले देश मदद कर रहे हैं। वह और अधिक सीधा व कठोर हो गया। उसने युद्ध के मैदान की स्थिति बताई। 3 से 4 रूसी पुरुषों के समूह जो मध्य आयु के हैं, भारी कवच पहने हुए बारूदी सुरंगों वाले खेतों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब यूक्रेनी ड्रोन के झुंड उन्हें आसमान से शिकार कर रहे हैं, रोगोजिन ने स्वीकार किया कि यूक्रेन के पास रूस की तुलना में 10 गुना ज्यादा ड्रोन हैं। 10 गुना। यह कोई छोटा अंतर नहीं है, यह एक तकनीकी खाई है। और फिर उसने एक वाक्य कहा जो सब कुछ संक्षेप में बता देता है। नक्शा बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा है। हमारी सेनाओं द्वारा चुकाई गई भारी कीमत पर। भारी कीमत, बहुत भारी। ये उस आदमी के शब्द हैं जिसने दशकों तक रूसी सैन्य मशीन बनाई और अब वह देख रहा है कि यह मशीन नष्ट हो रही है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति पावेल गुबारेव से आई। गुबारेव कोई बाहरी टिप्पणीकार नहीं है। वह 2014 के अलगाववादी आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं और डोनेट्स के तथाकथित जनता के गवर्नर थे। वह सच में विश्वास करते हैं, पूरी ताकत से इस युद्ध का समर्थन करते हैं। वह चाहते हैं कि रूस जीत जाए। लेकिन जब रोगोजिन ने जो कहा उसे सुनने के बाद गुबारेव टेलीग्राम पर गए और कुछ विनाशकारी लिखा। उन्होंने कहा कि रूसी प्रचार जनता को लगातार धोखा दे रहा है, यह कहकर कि यूक्रेन लगभग हार चुका है, यह कहकर कि जीत करीब है। लेकिन गुबारेव ने सच कहा। स्थिति एक गतिरोध है और वास्तव में यह हार है, यह हार है। ये बहुत कड़े शब्द हैं। युद्ध के सबसे बड़े समर्थकों में से एक कह रहा है कि रूस पहले ही हार चुका है। लेकिन वह यही नहीं रुके। गुबारेव इससे भी आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जब तक रूस की उपनिवेशवादी सत्ता प्रणाली जस की तस बनी रहेगी, जीतने की कोई संभावना नहीं है। जानते हैं इसका क्या मतलब है? वह सरकार गिराने का आह्वान कर रहे हैं। गुबारेव शांति की मांग नहीं कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पुतिन और उनकी व्यवस्था ही समस्या हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। और जब आपके अपने समर्थक ही क्रांति की मांग करने लगें तो आप समझ सकते हैं कि कुछ बहुत गलत हो गया है, बहुत ही गलत। लेकिन रुको, अभी और भी है, क्योंकि शायद सबसे चौंकाने वाला पल तो खुद रूसी सरकारी टीवी से आया। 19 सितंबर को मीटिंग प्लेस नामक एक लाइव कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था। यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा नियंत्रित NTV चैनल पर आता है। और इस कार्यक्रम में एक मेहमान ने वह कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने क्रेमलिन के प्रचार को खत्म करने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया और यह सब कुछ लाइव सरकारी टीवी पर हुआ। अब इसे जरा सोचिए। रूसी रक्षा मंत्रालय कह रहा था कि यूक्रेन ने 17 लाख से 20 लाख सैनिक खो दिए हैं। ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। कार्यक्रम के मेहमान ने समझाया कि ये आंकड़े असंभव क्यों हैं। उसने कहा, यूक्रेनी सेना की शुरुआत 8 लाख सैनिकों से हुई थी और हर साल इसमें 1 लाख से 1,20,000 सैनिक जोड़े जा रहे हैं। फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि 20 लाख की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूक्रेनी सेना बस अब अस्तित्व में नहीं होती। प्रस्तुतकर्ता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे पूछना पड़ा, क्या आप कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय झूठ बोल रहा है? और जवाब लाइव सरकारी टीवी पर विनाशकारी था। केवल हमारा नहीं, यूक्रेनी सेना को कम आंकना भारी भूल है। सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं? इसे सेंसर नहीं किया गया, सामान्य रूप से दिखाया गया। और इसका मतलब है कि या तो क्रेमलिन का मीडिया पर नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है या सिस्टम के अंदर किसी ने चाहा कि ये सच्चाई सबको सुनाई दे। तो वो सच्चाई क्या है जिसे ये लोग आखिरकार अब और छुपा नहीं पा रहे हैं? असल में वो हैं आंकड़े, और आंकड़े बहुत कठोर हैं। 2025 की गर्मियों के हमले में रूस ने 1548 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये बहुत सही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह यूक्रेन का 0.256% है, यानी 1% का भी चौथाई हिस्सा नहीं। और जानते हैं इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? सिर्फ इसी अवधि में 2,10,000 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। लेकिन आइए बड़े परिप्रेक्ष्य को देखें।
2024 में रूस ने 4168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जीता। इसकी कीमत 4,27,000 सैनिकों की थी। अब इन दोनों वर्षों को जोड़ें। जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक रूस ने 6,37,000 सैनिकों की कुर्बानी दी। यह सब सिर्फ यूक्रेन के 1% से भी कम हिस्से को जीतने के लिए। आइए इसे एक नजरिए से देखें। रूस हर एक वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए 111 सैनिक खो रहा है। इस दर से नुकसान होने पर रूस को सिर्फ साओ पाउलो के आकार के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए 1,68,000 सैनिक खोने पड़ेंगे। यह कोई थकावट की जंग नहीं है जिसे रूस जीत रहा है। यह एक ऐसी जंग है जो खुद रूस को ही खा रही है। तो जब हम कहते हैं कि रूस पहले ही हार चुका है, तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि रूसी सेना कल ही ढह जाएगी। हम रणनीतिक हार की बात कर रहे हैं। रणनीतिक हार तब होती है जब 3 चीजें एक साथ होती हैं। पहला, आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल हो जाते हैं। दूसरा, लागत असहनीय हो जाती है। तीसरा, जीत का कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं बचता। याद है जब पुतिन ने कहा था कि वह कुछ ही दिनों में कीव पर कब्जा कर लेंगे। ये क्या है? लगभग 4 साल बीत चुके हैं। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन हार मान लेगा, लेकिन यूक्रेन तो रूसी क्षेत्र पर हमला कर रहा है। पुतिन ने कहा था कि पश्चिम यूक्रेन का साथ छोड़ देगा। समर्थन तो बस बढ़ता ही गया है। ऑपरेशन जो जल्द खत्म होना था, अब रोज 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की जान ले रहा है। और भी बहुत कुछ है। अगर आपको अभी भी रूसी हताशा पर शक है तो देखिए क्या हुआ। 30 सितंबर को रूसी रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर 2025 की क्षेत्रीय उपलब्धियां दिखाने वाला नक्शा जारी किया। बस एक समस्या थी, वह नक्शा कम से कम 50 साल पुराना था। सिवर्स शहर, जिसे नक्शे में यामा के रूप में दिखाया गया था, लेकिन सिवर्स का नाम 1973 से यामा नहीं है। 52 साल पहले। और भी गलतियां थीं। शहरों के नाम जो रूस ने दशकों पहले छोड़ दिए थे। यह 2 संभावनाएं उठाता है और दोनों ही चिंताजनक हैं। पहली संभावना यह है कि रक्षा मंत्रालय प्रगति दिखाने के लिए इतना बेताब है कि वह पुराने सोवियत नक्शों का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय उपलब्धियां गढ़ रहा है। दूसरी संभावना, रूसी सैन्य मशीन इतनी जर्जर हो चुकी है कि वह सचमुच 50 साल पुराने नक्शों का इस्तेमाल 2025 में अभियानों की योजना बनाने के लिए कर रही है। किसी भी तरह से यह एक ऐसे सिस्टम का संकेत है जो अंदर से बिखर रहा है। लेकिन रूस सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं हार रहा है। यूक्रेन ने रूस की कमजोर कड़ी खोज ली है, तेल। क्या आपको याद है मैंने पहले गुब्रियेव का जिक्र किया था? उसने बताया कि रूस की 26% रिफाइनिंग क्षमता को नुकसान पहुंचा है या नष्ट कर दिया गया है। लेकिन लगता है असलियत इससे भी खराब हो सकती है। रूस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि 38% क्षमता ठप पड़ी है और इसका 2/3 हिस्सा यूक्रेनी हमलों की वजह से है। इसका नतीजा आप सड़कों पर देख सकते हैं। 83 में से 33 रूसी क्षेत्रों में ईंधन की कमी है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं। सिर्फ सितंबर में ही 1 मिलियन टन कम पेट्रोल का उत्पादन हुआ है। यूक्रेन अपने सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल रूसी रिफाइनरियों पर हमला करने के लिए कर रहा है और यह चल रहा है। हर हमला रूस से तेल के डॉलर छीन लेता है, वो पैसा जिसकी पुतिन को जंग के लिए जरूरत है, और इसके आर्थिक परिणाम विनाशकारी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि रूसी अर्थव्यवस्था 2025 में सिर्फ 0.9% ही बढ़ेगी। इसे 2024 के पिछले आंकड़ों से तुलना करें। रूस ने 4.1% की वृद्धि का दावा किया था, लेकिन यह वृद्धि कृत्रिम थी जो सैन्य खर्चों के कारण बढ़ाई गई थी। तुलना करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका 3.9% की दर से बढ़ेगा, वैश्विक औसत 3% रहेगा और रूस 0.9% की दर से बढ़ेगा। विश्व बैंक की भी यही भविष्यवाणी है। रूस दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता में प्रवेश कर रहा है।
सिर्फ प्रतिबंधों के कारण नहीं, बल्कि उसने अर्थव्यवस्था को युद्ध मशीन बना लिया है। एक मशीन जो सब कुछ खा जाती है, कुछ टिकाऊ नहीं बनाती। यही पुतिन की दुविधा का कारण है। रूस हर महीने 35,000 सैनिक भर्ती करता है, लेकिन इससे ज्यादा सैनिक भी खो रहा है। भंडार वो सूखता जा रहा है। मोंटियन ने पहले ही बता दिया है, दूसरी बार आज सैनिकों की तैनाती होने वाली है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, पुतिन दूसरी बार सैनिकों की तैनाती नहीं कर सकते। वह एक असंभव दुविधा में फंस गए हैं। अगर वह रूसी सेना को तैनात नहीं करते तो आखिरकार उनके पास सैनिक खत्म हो जाएंगे। नुकसान जारी है, फायदे रुक गए हैं और वह सैन्य रूप से युद्ध हार जाते हैं। अगर वह तैनाती करते हैं तो वह युद्ध को हर रूसी घर के अंदर ले आते हैं। यह भ्रम टूटता है कि यह कोई दूर की कार्रवाई है और वे विद्रोह का जोखिम उठाते हैं जो उनकी सत्ता गिरा सकते हैं। आखिरी तैनाती रूसी सरकार के लिए अच्छी नहीं रही। पत्नियों और माताओं के विरोध खुद पुतिन के लिए एक राजनीतिक खतरा बन गए। रूसी सर्वेक्षणों से यह भी पता चलता है कि 58% रूसी दूसरी बार तैनाती के खिलाफ हैं। और एक दिलचस्प तथ्य है पेशा, 50% से अधिक रूसी शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन फिर भी सैनिकों का समर्थन करते हैं। इससे विश्लेषक थका हुआ देशभक्त कहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें प्रचार ने यह मानने के लिए मना लिया है कि युद्ध जरूरी है, लेकिन वे थक चुके हैं। वे चाहते हैं कि यह खत्म हो जाए। पुतिन इस समझौते को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक युद्ध दूर कहीं हो रहा है। टीवी पर एक बड़े पैमाने पर लामबंदी इस भ्रम को नष्ट कर देगी। और सिर्फ रूसी ही यह नहीं देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका भी देख रहा है। कीथ केलॉग अमेरिका के राष्ट्रपति के यूक्रेन के विशेष दूत हैं। यह वही आदमी है जिसके पास युद्ध की सारी अमेरिकी खुफिया जानकारी है। उसे पर्दे के पीछे की पूरी जानकारी है। 30 सितंबर को वारसो सुरक्षा मंच में बोलते हुए उन्होंने कुछ सीधा कहा। मुझे लगता है पुतिन गहराई में समझते हैं कि यह लड़ाई उनके लिए अंततः हारने वाली है। यह नहीं होने वाला। हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि यूक्रेनियन कहाँ हैं। हम यूक्रेनियन के साथ अच्छी स्थिति में हैं और पुतिन वहाँ नहीं जाना चाहते। मुझे लगता है इसका एक कारण ये है कि शायद उसके दिल में, मुझे लगता है उसे समझ आ गया है कि वह नहीं जीत सकता। यह लंबे समय के लिए हारी हुई लड़ाई है। वह क्या चाहता है? वह यूक्रेन को बदलना चाहता है, ऐसा नहीं होगा। वह सरकार बदलना चाहता है, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग अटकलें नहीं लगा रहा। वह अपनी राय नहीं दे रहे। वह कह रहे हैं कि अमेरिकी खुफिया के अनुसार पुतिन अब समझ चुके हैं कि वह हार चुके हैं। हर यूक्रेनी हमला जो रिफाइनरियों पर होता है वह रूस से पैसा छीन लेता है। हर बीतता दिन रूस और अधिक सैनिक खोता है। हर महीना उसकी अर्थव्यवस्था और भी खराब होती जाती है। वह युद्ध जो पुतिन ने रूस की साम्राज्यिक महिमा को बहाल करने के लिए शुरू किया था, अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि उस साम्राज्य में रहने के लिए बहुत कम रूसी बचेंगे। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि झूठ अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे छुपाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जो लोग झूठ बोलने के लिए पैसे लेते हैं वे भी अब इसे विश्वसनीय तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि सच्चाई ने प्रचार की दीवार तोड़ दी है। रूस इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसकी सेना नष्ट हो गई। रूस इसलिए हारा क्योंकि वह कोई भी रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा। वह अस्थिर दर से अपने सैनिकों को खो रहा है। वह अपनी खुद की दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा है। वह अपने जनसंख्यिकीय भविष्य को गिरवी रख रहा है और उसके पास इनमें से किसी भी चीज को पलटने का कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह एक रणनीतिक हार है और जब उसके अपने प्रचारक भी इसे स्वीकार करने लगते हैं तो आप जानते हैं कि खेल खत्म हो चुका है। अब बस एक ही सवाल बचा है कि पुतिन इस दिखावे को कब तक जारी रखेंगे, इससे पहले कि रूस आखिरकार हकीकत को स्वीकार कर ले। और आप क्या सोचते हैं? क्या रूस के अंदर से आई ये स्वीकारोक्तियां आपको हैरान कर गईं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो इसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला विश्लेषण न छूटे। अगली बार मिलते हैं